टीचर्स और किताबें हमें दो चीजें देती हैं, एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन। ये प्रॉम्प्ट्स भी तुम्हें वही दो चीजें देंगे। मुझे नहीं पता तुम्हारा एआई के रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव क्या है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में दुनिया भर के लोग बोलते हैं आज की डेट में कि एआई यूज मत करो अपनी यूपीएससी की तैयारी में, और सिर्फ दो रीजन की वजह से। पहला, या तो उन्हें एआई समझ नहीं आ रहा कि यूपीएससी में कैसे हम यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरा रीजन कि उनके धंधे पे इम्पैक्ट पड़ रहा है एआई का। इसलिए वो सोच रहे हैं कि अब एआई को बदनाम कर दो, एआई को बच्चों के हाथों में लगने ही मत दो, एआई के अगेंस्ट नैरेटिव चला देते हैं। और एआई का कई लोग सिर्फ इसीलिए यूज नहीं कर रहे हैं आज की डेट में कि उन्हें लग रहा है कि हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इन प्रॉम्प्ट्स में कैसे तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती रहेगी इन प्रॉम्प्ट्स के साथ। ये कैसे, कब, कितना यूज करने हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से सुनना। तो जो ये प्रॉम्प्ट्स है ना, ये तुम्हें कॉपी पेस्ट करने हैं और लास्ट में अपना क्वेश्चन लिख देना है। उस क्वेश्चन के ब्रैकेट में ना कोई वर्ड लिमिट लिखनी है, ना कोई मार्क्स लिखने हैं, कुछ नहीं, इसे फ्रीडम दो। सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट तुम्हें उस क्वेश्चन की डिमांड एक्सप्लेन करेगा 60 से लेकर 80 वर्ड्स में। उसके बाद ये तुम्हें 3 इंट्रोडक्शन देगा, जिसमें से तुम्हें चूज करना है कि कौन सा इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन पे सबसे बेटर लग रहा है। मैं चाहता तो देखो एक इंट्रोडक्शन भी डाल देता इसमें, लेकिन ये तुम्हें 3-3 देगा। उसका रीजन बस यही है ताकि तुम्हारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, ताकि तुम सोचो समझो, चीजों को सिलेक्ट करो, एलिमिनेट करो। तुम इन 3 इंट्रोडक्शन को मिक्स करके कुछ नया इंट्रो भी बना सकते हो। तुम्हारे पास खुद का कोई इंट्रोडक्शन है, तुम वो भी यूज कर सकते हो। मतलब तुम्हें इनमें खेलना है जितना ज्यादा हो सके। बाय द वे, प्रॉम्प्ट्स मैंने इंग्लिश मीडियम में भी बनाए हैं और हिंदी मीडियम में भी बनाए हैं। सेम लेवल है दोनों का, ऐसा यूं नहीं है कोई डिस्क्रिमिनेशन किया हो, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन पे वो एक्सेस नहीं है फैकल्टी की, मेंटर्स की या टीचर्स की। तो उस केस में ये तुम्हारी काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। वापस तुम प्रॉम्प्ट की तरफ देखोगे तो फिर ये 3 इंट्रो के बाद ये तुम्हें देगा हिस्टोरिकल डिमांड। अब हिस्टोरिकल डिमांड तुम्हारे खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है। बहुत रेयर होता है कि कोई क्वेश्चन में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पूछा हो पूरा। ये ज़्यादातर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही काम आएगा। देखो, ये जो आंसर राइटिंग का प्रॉम्प्ट है, ये आंसर राइटिंग का कंटेंट तुम्हें देगा, ये प्रॉपर कभी तुम्हें आंसर बना के नहीं देगा। एक्चुअली तुम गड़बड़ ही ये करते हो, जब भी एआई पे जाते हो उसे क्वेश्चन दे देते हो, बोलते हो 250 वर्ड्स का आंसर, तो वो फिर उस लेवल पे नहीं बता पाएगा जो लेवल अपने को चाहिए। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद ना ये तुम्हें देगा स्टेक होल्डर्स। हर सब्जेक्ट के प्रॉम्प्ट में स्टेक होल्डर्स वाला सीन नहीं है, बिकॉज हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले में इतना रेलिवेंट नहीं है ये। स्टेक होल्डर्स तुम्हारा GS2, GS3, GS4 में काफ़ी काम आएगा। GS1 में सोसाइटी वाले में आ सकता है ये चीज़ काम, बट बाकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री में ना ही बनाओ तो बढ़िया है। अब ये स्टेक होल्डर तुम्हारी 1 लाइन में बन जाएगा, 1.5 लाइन में बन जाएगा, मुश्किल से 8-10 वर्ड्स लगेंगे इसमें। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो तुम ये चीज कभी अवॉइड मत करो, क्योंकि ये चीज तुम्हें एज देगी। ज्यादातर लोगों ने ना स्टेक होल्डर्स नहीं लिखे होंगे, और स्टेक होल्डर लिखने का फायदा ये होता है तुम्हारा पोटेंशियल पता चल जाता है इवैल्यूएटर को। तुम जब आंसर लिख रहे हो, इंट्रो के जस्ट बाद तुमने स्टेक होल्डर्स लिख दिया, वहां पे एक आइडिया लग जाएगा इवैल्यूएटर को कि यार तुम किस लेवल तक सोच पा रहे हो। इस क्वेश्चन में इस ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल है, इसको वो भी पता है, तो मतलब इसके आंसर का लेवल बढ़िया ही होने वाला है। तो स्टेक होल्डर्स लिखने से ठीक ठाक पर्सपेक्टिव बन जाएगा इवैल्यूएटर का तुम्हारे रिगार्डिंग, उसे लगेगा कि आंसर अच्छा होगा। और स्टेक होल्डर्स ट्रस्ट में तुम्हारे सब्जेक्ट के 30-40 आंसर लिखोगे, उसके बाद तुम खुद भी बना लोगे, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। एंड इसके बाद बात आती है हेडिंग्स की। अब ये तुम्हें हर क्वेश्चन में लगभग 3 हेडिंग बना के देगा। अब हेडिंग्स का सीन ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन में ना तुम्हारी लाइनें, स्टेटमेंट्स, वर्ड्स यूज हो रखे हैं, तुम्हें एग्जैक्ट वही यूज करना है। ठीक है, वहां पे अपनी क्रिएटिविटी मत दिखाओ, हेडिंग में अपना कीवर्ड्स मत घुसाओ, क्योंकि थोड़ा सा साइकोलॉजिकली मैं तुम्हें बताऊं, जो वैल्यूएटर होते हैं, कोई भी होता है, मतलब ज्यादातर चीजें लेफ्ट साइड से वो पढ़ते हैं और वर्टिकली पढ़ते हैं या जिगजैग वाली में। तुम्हें अगर लग रहा है सारी लाइनें तुम्हारी पढ़ी जाएंगी, सारे वर्ड्स तुम्हारे पढ़े जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखो, वो 60 साल की उम्र है, सरकारी नौकरी वाले हैं, पैसा मिल गया है उन्हें आंसर चेक करने का, तो समझो कि वहाँ पे एक एक वर्ड थोड़ी पढ़ा जाएगा। यार तुम्हें लग रहा है 4000 वर्ड्स का हमने पेपर लिख दिया, वहाँ पे 4000 वर्ड्स ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो हेडिंग्स अपने को एग्जैक्ट वही यूज करनी है जो उस क्वेश्चन में लिखी हुई है, ताकि उसको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। वो हेडिंग के तुम्हारे 2-3 वर्ड्स भी पढ़ ले तो उसे आइडिया लग जाए कि अच्छा हाँ, ये पूछा था और ये बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेडिंग में लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ MSME सेक्टर इन इंडिया, तो फिर तुम्हें एग्जैक्ट यही लिखना है। ठीक है, वो सिग्निफिकेंस वर्ड को हटा के इंपोर्टेंस तुम नहीं लिखने वाले। ओके, जो वर्ड्स वहां पे यूज हुए हैं तुम वही यूज करो। ये प्रॉम्प्ट जब तुम्हें आंसर राइटिंग का कंटेंट देगा, तो यहाँ पे भी तुम्हें ज्यादातर टाइम वैसा ही देखने को मिलेगा कि जो वर्ड्स, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में यूज हुई है, वही चीजें उसने हेडिंग में डाली है। बहुत रेयर होगा, 5-10% टाइम हो सकता है कि वो चीज एग्जैक्ट सेम ना हो, तो उस केस में तुम्हें एक बार उसकी ऑडिटिंग करनी पड़ेगी, एक बार चेक करना पड़ेगा। एंड इसने हेडिंग दी, उसके बाद ये तुम्हें 6-6 पॉइंट्स देगा। अब ऑन एन एवरेज ना अपने को 5 ही पॉइंट लिखने होते हैं, एक इसमें थोड़ा ये एक्स्ट्रा मैंने दे दिया बिकॉज हो सकता है 5 के 5 याद ना रहे, और हर पॉइंट पे तुम्हें 2-2 एग्जाम्पल भी देगा। नॉर्मली क्या होता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो करीब 10-12 पॉइंट्स चले गए उसमें, और करीब 6, 7 या 8 के आसपास एग्जाम्पल चले गए।
तो इन द एंड तुम देखोगे तुम्हारी जितनी जरूरत है एग्जांपल्स की, उससे दुगना तिगना 4 गुना ही एग्जांपल ये तुम्हें देने वाला है। मतलब एक जो प्रॉब्लम रहती थी ना पहले कि यार क्वेश्चन आया, इसमें एग्जांपल क्या जाएगा, इसमें केस स्टडी क्या जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट में क्या एग्जांपल डालें, तुम सेपरेटली उसे किताबों में ढूंढ रहे हो या गूगल कर रहे हो, तो वो तुम्हारा झंझट खत्म हो गया है। जो ये हेडिंग्स देके इस प्रॉम्प्ट ने जो पॉइंट्स दिए हैं वो टेम्पलेट बेस्ड हैं ज्यादातर। तो तुम चाहो तो वो प्रॉम्प्ट के अंदर जो टेम्पलेट है उसे पढ़ के उसे याद भी कर सकते हो। अगर उस टाइप का उस कैटेगरी का क्वेश्चन कभी आ जाए और तुम खुद आंसर लिख रहे हो, तुम्हें याद ना है, तो तुम उस फ्रेमवर्क के हिसाब से पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो। और जब तुम्हारी हेडिंग्स हो जाएंगी तो उसके बाद ये तुम्हें वे फॉरवर्ड भी देगा, वो भी टेम्पलेट बेस्ड ही है वे फॉरवर्ड। और वे फॉरवर्ड के बाद कभी ये तुम्हें 2 या कभी 3 कंक्लूजन भी बना के देगा। उन 3 में से भी अगेन तुम्हें चूज करना है कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। और ये जो तुम्हें कंटेंट देगा ना उसमें कीवर्ड्स भी यूज करेगा, बढ़िया बढ़िया कीवर्ड्स यूज करेगा। और मेन बॉडी के बाद ना तुम्हें ये 2 केस स्टडीज भी देगा। आप केस स्टडीज कैसे बनाते हैं, आंसर शीट है, राइट साइड में बॉक्स बनाया और वहाँ पे केस स्टडी बना दी 10 से 12 वर्ड्स में। मतलब लोकेशन बताया, क्या इशू था, क्या टॉपिक था वो बताया और उसका आउटकम बताया, बस। ठीक है, उसमें कोई सेंटेंस वेंटेंस बनाने की कोशिश मत किया करो, कट टू कट लिख दिया करो, दैट्स इट। बिकॉज उसमें 0.25 मार्क्स ही मिलने हैं हद से ज़्यादा, सो ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 10 नंबर वाले में इतना स्पेस नहीं होता कई बार बनाने का, लेकिन 15 वाले में स्पेस होता है, 15 वाले में बना दिया करो। लेकिन GS2 GS3 में बहुत बार मौका मिलता है बनाने का, तो उसमें तुम बना सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ डाटा फैक्ट्स, रिवर्स मेटाफर्स और कई सारी चीज़ें तुम्हें दे सकता है। रिवर्स मेटाफर, ये सारी चीज़ें कैसे क्या यूज़ करनी होती है इसको कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट में बताऊँ तो कंक्लूजन में यूज़ हो जाती हैं, या फिर ऑल्टरनेटिव डायमेंशन का तुम्हें कोई छोटा सा पैराग्राफ बनाना है आदित्य श्रीवास्तव सर की तरह जिनकी रैंक 1 आई थी, तो वो यूज़ कर लेते थे जीएस के आंसर्स में भी। ऑल्टरनेटिव डायमेंशन का पैराग्राफ लिखते थे वो 2-3 लाइन का। सो वहाँ पे उन्होंने कुछ दफ़ा रिवर्स मेटाफर यूज़ किए हैं। तुम चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो तुम्हें करना क्या है ना कि जब भी तुम्हारा कोई सब्जेक्ट खत्म हो जाए, सबसे पहली शर्त ये है इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करने की कि जिस भी सब्जेक्ट का तुम ये यूज़ कर रहे हो वो सब्जेक्ट तुम्हारा खत्म हो चुका होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका लेक्चर भी और उसकी किताब भी। उसके बाद तुम्हें PYQs एक बार रीड मारने हैं उसके, कि यार उसके क्या क्या PYQs है, और फिर उन PYQs को इन प्रॉम्प्ट्स में डालो। देखो हर मेजर सब्जेक्ट का, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या फिर ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, तुम उनके एटलीस्ट 30 या 40 आंसर्स तुम यहाँ से प्रॉम्प्ट से निकालोगे और उन्हें यूज करोगे। अब ये यूज कैसे करने हैं, देखो यार मैं उस चीज के फेवर में नहीं हूँ कि वो डेली एक आंसर लिखो, डेली आंसर राइटिंग, इट्स अ ब्लडी स्कैम, वो मुझे पसंद नहीं है वो चीज। उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, तुम एक कुएं के मेंढक बन के रह जाते हो। मेरा मानना है कि तुम एटलीस्ट 3 या 5 आंसर से शुरू करो, और डेली लिखने की जरूरत नहीं है। तुम हफ्ते में 4 दिन भी लिख लोगे वो भी बढ़िया है, क्योंकि मेंस में तुम जाओगे ना तो वहाँ पे एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपर में 20-20 क्वेश्चन, मतलब दिन के 40। तुम डेली आंसर राइटिंग, डेली एक लिखोगे, वो फंस जाओगे। ठीक है, डेली तुम 10-10 लिख भी नहीं पाओगे, वो फिर दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा, वो झंझट वाला काम है। सो बेटर है कि हफ्ते में 3 या 4 दिन आंसर राइटिंग करो। मान लो अगर तुम बिगिनर हो, तुम्हारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, तुमने 3 क्वेश्चन उठाए, PYQ उठाए, मान लो 2 PYQs ले लिए और एक कोई इधर उधर से बाहर से कोई वेबसाइट से क्वेश्चन उठा लिया कहीं से। उन 3 क्वेश्चन को अपनी एक रफ नोटबुक बनानी है उसी सब्जेक्ट की। और अगर तुम्हारे पास आईपैड या फिर टैबलेट वगैरह है तो उसका भी अभी मैं यूज़ तुम्हें बताऊंगा, इसमें बहुत काम आने वाला है वो। तो तुमने ना 3 क्वेश्चन का कंटेंट यहाँ से निकाला, अपने आईपैड में कोई जो भी तुम एप्लीकेशन यूज़ करते हो वहाँ पे जाके फोल्डर बना लेना सब्जेक्ट वाइज कि ये सब्जेक्ट है, ये आंसर राइटिंग का कंटेंट तुम वहाँ पे रेडी कर रहे हो, और वहाँ पे वो सारा चीज़ पेस्ट कर देना जाके। अब ना वहाँ पे तुम एलिमिनेट करो, जो 3 इंट्रोडक्शन है उन 3 में से जो से 2 तुम्हें कम रेलेवेंट लग रहे हैं उसको इरेज कर दो वहीं से। अपने को एक चाहिए, बेस्ट चाहिए। कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी ये एक्स्ट्रा देगा, तुम वो भी हटा दो। पॉइंट्स है, पॉइंट्स में भी कुछ एक्स्ट्रा है, वो भी हटा दो। और अपनी तरफ से कुछ इंक्लूड करना है। देखो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। ठीक है, तुमने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तुम्हें भी नॉलेज है, ठीक है, AI ठीक है, AI है, लेकिन अपन भी इंसान है भाई। तो तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, तुम्हें अगर वो भी ऐड करनी है इसमें, बिल्कुल करो। तुमने कोई क्लास ली थी, उसमें कोई नोट्स है तुम्हारे, उसमें कोई डाटा फैक्ट्स, एग्जांपल, कीवर्ड्स वगैरह कुछ भी तुमने लिखे हैं, तुम वो भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तुमने कोई किताब में से कुछ इंक्लूड करना है, तुम वहां से भी इंक्लूड कर सकते हो। या फिर तुम खुद कुछ अच्छी क्रिएटिविटी आ रही है, बढ़िया भी लग रही है वो चीज़, रेलेवेंट भी लग रही है, लेजिटिमेट भी लग रही है क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, तो फिर तुम उसे भी इंक्लूड कर सकते हो। मतलब मान लो अगर तुम्हें 250 वर्ड्स का आंसर लिखना है अगले दिन, तुम्हारे पास अभी 200 या 220 वर्ड्स के आसपास हो बस। ठीक है, उससे ज्यादा ना हो, क्योंकि जब ये पहली बार कंटेंट देगा बना के तो ऑब्वियसली वो कई सारे वर्ड्स होगा, लेकिन वो तुम्हें जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट वाली चीज है ना वो रखनी है। ठीक है, ऐसे तुम्हें 3 क्वेश्चन का करना है। जिन पे आईपैड या फिर टैबलेट वगैरह नहीं है, तुम उस चीज को फिर नोट कर लेना। अब उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन
कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। कई आई नो अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जिनको मतलब पिछले 5-6 महीने से मैंने दे रखे हैं प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, व्हाट्सएप पे दे देता था मैं, ऐसे पब्लिकली नहीं बांटे थे, तो वो खुद भी लिखते हैं, उन पे आईपैड वगैरह है, लेकिन वो फिर भी जो रफ वाला काम होता है ना, वो भी अपना नोटबुक में ना हाथ से ही लिखते हैं। सो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी कॉल है, तुम्हें जैसे जो सही लगे तुम वो करो। तो ऐसे मान लो तुमने 3 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए, तो सारा उसमें इरेज कर दिया और एक बढ़िया सा तुमने अच्छा सा कंटेंट वहाँ पे रेडी कर लिया। अब उसे याद करो, ठीक है। तुम्हें उसे याद करना है, तुम्हें उसे रटना है, क्योंकि समझ तो तुम्हें आ गया होगा, ठीक है। तुमने किताब भी पढ़ ली है, तुमने सब्जेक्ट भी पढ़ लिया है। बाय द वे अगर कुछ समझना है तो फिर वो दोबारा कुछ अलग से सर्च कर लेना, कि आप मान लो कोई टॉपिक है तुम्हें समझ नहीं आया, तो उसे तुमने पूछ लिया एआई से कि इसे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बच्चों के हिसाब से समझा मेरे को, तो वो समझा देता है, ठीक है। उससे एग्जाम्पल भी बोल देना कि एग्जाम्पल्स के साथ समझा, तो एग्जाम्पल्स के साथ समझा देता है। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी में कुछ ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें बच्चों की तरह अगर एआई समझाए और एग्जाम्पल्स के साथ समझाए तो, और वो तुम्हें समझना है, सब कुछ अंडरस्टैंडेबल है आज की डेट में, तो समझ आने वाली प्रॉब्लम तुम्हारी खत्म हो जाएगी। देखो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, एस्पिरेंट्स ना आजकल बोलते हैं कि हमें चीज़ समझ नहीं आ रही। रियल में जो प्रॉब्लम होती है वो समझ ना आने वाली नहीं है, वो प्रॉब्लम है हमें चीज़ याद नहीं रह रही, ठीक है। रियल में याद ना रहने वाली दिक्कत होती है। मान लो तुमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो, समझ तो आ जाती है, तुम्हें वो क्रोनोलॉजी याद नहीं हो रही, तुम किसी लीडर्स के नाम भूल गए, ठीक है। तो याददाश्त वाली दिक्कत है मेन जो है, और वो सुधरेगी याद करने से ही, रिवाइज करने से ही। सो जो तुम्हें अगले दिन 3 आंसर्स लिखने थे, वो 3 आंसर्स अब तुम आज पढ़ोगे अच्छे से। तो अगर तुम बिगिनर हो तो शुरू में आधा पौना घंटा दे सकते हो, या फिर 1 घंटा, चाहो 1 घंटा भी दे लो, पहला महीना है तो। मतलब अगर पहली बार पहला सब्जेक्ट खत्म हुआ है, ठीक है, तो फिर उस केस में तुम 1 घंटा दे लो शुरू में 3-3 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लेकिन वो टाइम धीरे धीरे बाद में रिड्यूस करना है, ओके, क्योंकि तुम हमेशा ये 3 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते, वो फिर यूपीएससी ऐसे 15 वर्षीय योजना बन जाएगी। एंड देखो जो यूपीएससी में एवरेज अटेम्प्ट है वो चौथा जा रखा है, तीसरा जा रखा है, जो सिलेक्शन है फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में वो कम होता है। उसका रीज़न सच्ची में बताऊं तो, एंड मेरे जितने भी फ्रेंड्स का सिलेक्शन हुआ उनके एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बताऊं कि क्या डिफरेंस है उनमें बाकियों में। किसी का मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, किसी का थर्ड में हुआ, तो उसमें थर्ड वाले में और फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न मेरे को लगता है वो है याद करना। जो थर्ड वाला है ना, वो उसे चीज़ें याद है ज़्यादा, क्योंकि एक तो उसे टाइम ज़्यादा मिल गया, अब तीसरा अटेम्प्ट है तो ऑब्वियसली वो साल बड़े हैं, ठीक है। उसकी रिवीजन ज़्यादा हुई है, उसकी मेमोरी में वो ज़्यादा चीज़ें टिक गई है, तो वो पेपर पूरा कर लेते हैं, समझ रहे हो। मतलब 3 घंटे में 20 आंसर्स, अगर तुमने कभी प्रैक्टिस की है घर पे तो तुम्हें पता होगा कि क्या कलेश होता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं की तो भाई एक बार कभी बैठना, ओके, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि चीज़ें याद होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आई रिमेंबर रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर ने बोला था कि हर क्वेश्चन को वहाँ पे सोचने के लिए कि इसमें क्या लिखना है इसके आंसर में, सिर्फ 20 या 25 सेकंड होती है। अब 20-25 सेकंड में तुम 12-15 पॉइंट सोचने हैं, तुम्हें एग्जाम्पल सोचने हैं, डाटा फैक्ट्स, इंट्रोडक्शन, माइक्रो डायग्राम, कंक्लूजन, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सोचनी है। वो बेटर सोची तभी जा सकती है जब तुमने वो मेहनत कभी ना कभी कर रखी हो, उस थीम पे तुमने काफ़ी आंसर्स लिख रखे हैं। फिर तुम्हें उस थीम से रिलेटेड जो भी डाटा फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, कीवर्ड्स, केस स्टडीज, माइक्रो डायग्राम्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कुछ भी है, तुम्हारे वो दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और फिर वो सोचने का टाइम होता है वो कम बच जाता है। तुम्हें वहां पे उस केस में सिलेक्ट करना पड़ता है क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, कि मान लो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया और तुम्हारे याद आ गया कि यार फूड प्रोसेसिंग पे तो मैंने कभी 2 आंसर लिखे थे, ठीक है, ऐसा ऐसा इंट्रोडक्शन था, ये एग्जाम्पल थे, वो इंट्रो यहाँ पे जा रहा है, सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ठीक है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब ये पॉइंट्स है, चैलेंजेस पूछे हैं, 5 चैलेंजेस मैंने लिखे थे, यहाँ पे वो भी जा रहा है, ये भी चला जाएगा, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, या फिर कंक्लूजन में इस बार ये कोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऐड कर देता हूँ। ऐसा स्पीड में करोगे ना तब वो पॉसिबल है कि तुम 20-25 या 30 सेकंड के अंदर वो सारी चीजें सोच पाओ। वहां पे ना इतना ही टाइम होता है सोचने का, तो अगर तुम्हें 20-25-30 सेकंड में चीजें सोच के वहां पे लिखनी है तो उसके लिए तुम्हें पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है, वरना पेपर पूरा नहीं होगा। हर क्वेश्चन पेपर में 2-2 क्वेश्चन भी छूट गए तो सारी मेहनत बर्बाद है, बिकॉज रैंक 300 के अगर तुम 30 नंबर भी कम कर दोगे तो फिर उसकी कुछ भी रैंक नहीं है, ठीक है। तो तुम अफोर्ड कर ही नहीं सकते, और ऑप्शनल में तो यार 20-20 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो तुम अफोर्ड कर ही नहीं सकते 2-2 क्वेश्चन छूट गए। मतलब ऑप्शनल के पेपर में तुम 2-2 क्वेश्चन छोड़ के आ गए, ठीक है, बाकी पेपर में 1-1 छूट गया, तो कुछ फायदा नहीं है। तुमने चाहे बाकी आंसर दुनिया के सबसे बेहतरीन लिखे हो, ठीक है, उसका कुछ फायदा नहीं है, आप रह गए फिर इस बार। सो जो तुम्हारे पास ये था कि अपने को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे पॉइंट्स होने चाहिए आंसर में, वो तुम्हें इन प्रॉम्प्ट से समझ आ जाएगा। हर सब्जेक्ट का जब भी वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तुम्हें 30 या 40 आंसर लिखने हैं, उसके बाद खुद से क्वेश्चन उठाओ,
ठीक है, हर कोचिंग सेंटर की वेबसाइट पे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होते हैं, वरना मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँ आने वाले टाइम में, तुम वहाँ से भी देख सकते हो। और वो प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन है, या फिर तुम कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहो वो भी कर सकते हो, या फिर दुनिया भर के कोचिंग सेंटर्स की टेस्ट सीरीज वाले मॉक टेस्ट पड़े होते हैं, तुम वहाँ से भी क्वेश्चन उठा के यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ सारा सोल्यूशन ना लिखने से ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये तुम प्रॉम्प्ट यूज़ करोगे आईएएस बन जाओगे, प्रॉम्प्ट्स यूज़ करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट रैंक 1 साल की तैयारी में, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ये तुम्हें आंसर राइटिंग में असिस्ट करेंगे। जो तुम डर जाते हो ना, घबरा जाते हो आंसर राइटिंग जिस रीज़न की वजह से नहीं करते कि यार अपने को पता ही नहीं है क्या करना है, या वो छोड़ो आंसर राइटिंग, कुछ और करते हैं, पढ़ते हैं, लेक्चर देखते हैं, ठीक है। तो वो जो बहाने हैं, ये प्रॉम्प्ट उन बहानों को ख़त्म कर देगा। तुम्हें एक सोर्स मिल जाएगा यहाँ पे। एंड मैंने यार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स लिया था एक अंग्रेज से, और ये प्रॉम्प्ट्स पिछले 9-10 महीने से बन रहे थे, ठीक है। ये कई जगह वेरीफाई हुए, कई जगह इनकी चेकिंग चल रही थी, ठीक है। मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैंने बांटे हुए थे व्हाट्सएप पे, ठीक है। कई सीनियर्स को, कुछ टॉपर्स को, कुछ टीचर्स को, बहुत जगह से बहुत बढ़िया वाला रिस्पॉन्स आया है। उसके बाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है ये चीज़ बांटूंगा तो तुम्हारे कोचिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके पिछवाड़े में आग लगेगी, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये है वो है। तो मुझे पता है कि अगर मैं कुछ चीज़ फ्री में तुम्हें दे रहा हूँ, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो मैं समझता हूँ कि हाँ भाई मैं कुछ फ्री में दे रहा हूँ, और अगर कोई उसे भरोसा करके यूज़ कर रहा है तो वो बढ़िया हो। इन प्रॉम्प्ट्स की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर तुम्हारे कोचिंग इंडस्ट्री से कोई भी आके तुम्हें ये बोल दे कि यार ये प्रॉम्प्ट्स बेकार है सैम वाले, ये मत यूज़ करो, बर्बाद कर देंगे तुम्हें, ऐसा वैसा जैसा जो भी है, तो भाई मैं डिबेट करने के लिए रेडी हूँ। मैं डिबेट में हार गया, ट्रस्ट मी, आई विल डिलीट माई अकाउंट। ये यूट्यूब वाला तो नया है, इंस्टा पे ऑलरेडी है कुछ 1 लाख फॉलोअर्स है वहाँ पे, वो डिलीट मार दूंगा। मेरा वायरल मार्केटिंग का काम है, शायद 150 के आसपास पेजेस होंगे हमारे इंस्टाग्राम पे, मे बी उन पे करीब 30 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स होंगे, वो भी सारे डिलीट मार दूंगा। ऊपर से मैं तुम्हें 10 लाख रुपए भी दूंगा, जी हाँ। लेकिन उस डिबेट में अगर मैं जीत गया तो भाई आपके भी मैं सारे डिलीट मरवा दूंगा। हाँ, पैसा मुझे नहीं चाहिए, पैसे के बदले मुझे चाहिए आप चड्डी उतार के मेरे को बोलो जा बना तू सिगरेट हो, तोफू कबूल करो, दैट्स इट। तो मैं तुम्हें कोई चीज दे रहा हूँ तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ भाई। वो लोग अक्सर ऐसा होता है 1.5-2 लाख के फाउंडेशन बेचने के बाद भी वो कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते इस हद तक की। लेकिन अपना वर्क एथिक्स भाई ऐसा ही है, अपन कुछ कर रहे हैं तो भाई डंके की चोट पे कर रहे हैं। तो अगर किसी को कोचिंग इंडस्ट्री से किसी को कोई सवाल उठाने, भाई बेशक उठा लेना, मेरे पास जवाब है उन चीज़ों के, ठीक है। लेकिन हाँ, रेडी रहना कि उसके बाद मैं भी सवाल उठाऊंगा, ओके। एंड ट्रस्ट मी, आपके पास उनके जवाब नहीं है। सो जो ये प्रॉम्प्ट्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अब सुन लो एक बार, रुक जाओ, डर जाओ। गूगल ड्राइव का लिंक होगा, सब्जेक्ट वाइज प्रॉम्प्ट्स पड़े होंगे। अभी शायद 1-2 सब्जेक्ट्स के ना दिए हों, वो जल्दी मैं दे दूंगा तुम्हें अगली किसी वीडियो में। तो तुम्हें गूगल ड्राइव में जाना है, सब्जेक्ट पे उस पर क्लिक करना है, फिर तुम्हारे सामने कुछ ऐसा ऐसा ओपन होगा, स्क्रीन पे देख सकते हो तुम, इस साइड मुझे नहीं पता एडिटिंग में कहाँ लगवाया मैंने, और उसको सिलेक्ट कर लेना। अब कुछों के फ़ोन में आ जाता ऑप्शन कॉपी ऑल, सिलेक्ट ऑल का, वो आ जाए तो बढ़िया है। वो ना आए तो एक बार ही उसे थोड़ा खींच खींच के सिलेक्ट कर लेना, थोड़ा सा बड़ा प्रॉम्प्ट है, और हफ्ते में 3-4 दिन अपना प्रैक्टिस करो अच्छे से। हाँ, कुछ कमी है इसमें, वो है डाटा, ठीक है। मतलब 100 में से शायद 5 या 6 बार ये जो डाटा होता है वो इतना करेक्ट नहीं होता है। तो वो है कि बस तुम अपना किसी करंट अफेयर्स की मैगजीन या फिर कहीं और से एक बार रीचेक कर लेना, री ऑडिट कर लेना उसे। उसके अलावा जो एग्जाम्पल की स्टडीज़, वो सारी चीज़ें हैं वो कंटेंट बहुत बढ़िया है। जो बाकी के जो प्रॉम्प्ट्स बचे हैं कुछ सब्जेक्ट के, वो मैं तुम्हें जल्दी दे दूंगा। फिलहाल मैंने तुम्हें वो इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि एक साथ तुम सारे सब्जेक्ट्स के ट्राई मारोगे और फिर खज्जल हो जाओगे, ठीक है, तो कुछ फ़ायदा नहीं। वो जो मेजर मेजर जो सब्जेक्ट्स थे शुरू में, मतलब जो मुझे पता है कि तुम तैयारी की शुरुआत में सबसे पहले ये सब्जेक्ट निपटाते हो, वो वाले मैंने दे दिए हैं, उनका तुम यूज़ कर सकते हो। और अगर कोई फीडबैक है इन प्रॉम्प्ट्स का तो तुम बेझिझक मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर मैं बोल रहा हूँ 9650224267। नहीं लिखूँगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेता है, फिर ज़्यादा कॉल आ जाती है बार बार देख के। या फिर तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एंड मुझे नहीं पता इस चैनल का नाम क्या रखा हुआ, अभी मैंने सोचा नहीं है, बट जो भी है तुम चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ना चाहो तो मत करो। देखो, सब्सक्राइब करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, आने वाली वीडियोस में हो सकता है कई सारी वीडियोस जो तुम्हें पसंद ना आए। कई वीडियो में वो रियलिटी चेक वाली बातें होंगी, वो फिर दिल दुखा देती हैं, क्या करे बाबू मोशाय। सच कड़वा होता है पर अच्छा होता है। बाकी अपना यार खुश रहो, आबाद रहो, सदा स्वागत रहो, ठीक है। आंसर राइटिंग करो, बिकॉज लेक्चर और किताबें तो दुनिया पढ़ रही है, ठीक है। आंसर राइटिंग करने वाले बहुत कम है, ठीक है। मतलब सिलेक्शन होगा तो उनका ही होगा जो आंसर राइटिंग करता है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा सबका ही हो जाएगा, बट होगा तो हमेशा उनमें से ही होगा ना। तुम देखो ना यार, रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर आईपीएस बनने के बाद भी 1000-1500 आंसर लिखे, तो तुम्हारा तो फर्ज बनता है कि मतलब अगर तुम 20-30-50 आंसर लिख के फॉर्म भर दे रहे हो, प्री का पेपर देने जा रहे हो, तो
थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि ज़्यादा आनी चाहिए, और थोड़ी तो आनी चाहिए यार। भगवान भी कितना ही साथ देगा। एंड बाय द वे, कोई दिक्कत आ रही हो तुम्हें प्रॉम्प्ट्स यूज़ करने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना क्या दिक्कत है, ठीक है। नया चैनल है तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, धीरे धीरे एंगेजमेंट रखूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन जब चैनल पुराना हो जाएगा फिर मैं तुम्हें इग्नोर मारना चालू कर दूंगा, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे कर दिया चालू। अब नहीं यार, ऐसा नहीं है। मेरी जो थेरेपिस्ट है, मतलब एंगर मैनेजमेंट और कई सारे लफड़े हो गए थे अपने साथ, सो उसने मेरे को मना किया हुआ था कि सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, तो इसलिए मैं इंगेज नहीं करता ज़्यादा किसी से। बट ये वीडियो तो काम की है। इस चैनल पे, ये चैनल बनाया ही मैंने इसलिए कि काम की वीडियो पड़ सके। इंस्टा पे तो आधी से ज़्यादा बकवास होती है, लिटरली मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई, आधी से ज़्यादा बकवास होती है वो में। और कुछ मेरे को कह रहे थे कि मेंटरशिप का कोई बैच, भाई कोई बैच नहीं आ रहा, ठीक है। मेरी थेरेपिस्ट ने मना कर रखा है मेरे को। भाई वो किसी ने भाई मेरे को रोड पे ले आई भाई, मेरे को नौकरी छुड़वा दी।